ने सबको कहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड कि ये इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें बगैर किसी सबूत के जो है पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश जो की जा रही है। डर गया पाकिस्तान। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। वी डोंट नो कि कौन है। डर गया पाकिस्तान। एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। डर गया पाकिस्तान। खबर आ रही है पाकिस्तान से, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नोटैम को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी वायुसेना ने 28 से 30 अप्रैल के दौरान इस्लामाबाद और लाहौर के हवाई मार्ग पर उड़ान की रोक लगा दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके सामने। पाकिस्तानी वायुसेना ने इस बाबत नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है ताकि दुनिया भर की कोई भी सिविल या फिर मिलिट्री प्लेन इस मार्ग, इस रास्ते से गुजर न सके। और ये माना जा रहा है कि इस दौरान पाकिस्तानी वायुसेना की कोशिश ये है कि इस्लामाबाद और लाहौर के बीच किसी भी तरीके के हवाई हमले से बचने की वो जुगत कर सके, और इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। ये इस वक्त की बड़ी खबर भारत की बात के दर्शकों के लिए हम बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान की तरफ से नोटैम लगा दिया गया है। अपने एयर स्पेस को बचाने की कोशिश की जा रही है, खुद के ठिकानों को बचाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने, और मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नीरज, इसके मायने समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए प्रतिमा, अब पाकिस्तान को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक हो जाए, जैसे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। अभी हमने देखा था कि पिछले हफ्ते ही जो बीता हफ्ता है उसमें 2 बार पाकिस्तानी नौसेना ने अरब सागर में वार्निंग जारी की थी, फायरिंग ड्रिल की थी। तो अब ऐसा लगता है कि इस नोटम को जारी कर पाकिस्तानी वायुसेना अपना जो इस्लामाबाद अपनी राजधानी है और लाहौर जो उनका एक बड़ा शहर है उनको बचाने के लिए, यानी कि अगर एयर स्ट्राइक हो जाती है तो किस तरह से उसको बचाया जा सकता है, उसके लिए ही ये जो है वार्निंग जारी की है। इसका मतलब ये है कि अब 28 से 30 अप्रैल के बीच में यहाँ पर कोई भी सिविल या मिलिट्री एयरक्राफ्ट किसी दूसरे देश का नहीं आना चाहिए, अपने देश के सिविल एयरक्राफ्ट, यानी कि पाकिस्तानी वायुसेना यहाँ पर ड्रिल करेगी ताकि अपने शहरों को कैसे बचाया जा सकता है अगर कोई हमला उस पर हो जाता है। तो उसके लिए ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान अब डरा हुआ है, बिल्कुल उसे ऐसा लगता है कि उसकी राजधानी पर एयर स्ट्राइक हो सकती है, जैसे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में हुई थी। जी, बड़ी बात आप बता रहे हैं नीरज, यानी परमाणु चिल्लाने वाले पाकिस्तान की हालत पस्ता होती हुई नजर आ रही है, इसलिए ये बड़ा फैसला पाकिस्तान की तरफ से लिया गया। अपने एयर स्पेस को सुरक्षित करने की कोशिश वो कर रहा है, लेकिन कितना कामयाब होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कश्मीर के पहलगाम की उसी जमीन पर मौजूद हूं जहां देश के निर्दोष नागरिकों का आतंकवादियों ने खून बहाया था, लेकिन अब पाकिस्तान से लहू की हर बूंद का हिसाब लेने की बारी आ गई है। ये बात पाकिस्तान भी जानता है और इसीलिए पड़ोसी मुल्क की हवाओं में भी खौफ महसूस किया जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक बहके बहके से बयान दे रहे हैं, कभी संवेदना का झूठा नाटक करते हैं तो कभी सबूत मांगते हैं, और भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां तक कह देते हैं कि हमला करने वाले स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं। पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर से जहर उगला है। मुनीर ने हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग देशों वाला नफरती राग फिर से छेड़ा है। एक तरफ मुनीर के छिपने और परिवार के भागने की खबरें सामने आ रही हैं, और दूसरी तरफ ऐसे बयान जारी किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में भगदड़ जैसा माहौल है। हालात ये है कि मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान की सेना में विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं। पाकिस्तान की फौज से लेकर रिटायर्ड अफसरों ने मुनीर का इस्तीफा मांग लिया है। तो चलिए भारत की बात में आज सीधे पहलगाम में आपको दिखाते हैं कि कैसे खौफ के साए में एक एक पल काट रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितना खौफ है ये कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत आपकी स्क्रीन पर मौजूद इन तस्वीरों से करने जा रहे हैं। जो पहलगाम अटैक की सबसे बड़ी गवाही बनकर सामने आई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
वीडियो शुरू होता है तो पहलगाम की बायसरन घाटी में जिप लाइन कर रहा एक पर्यटक दिखाई देता है। जिप लाइनिंग शुरू होती है तो उसके चेहरे पर कहीं खौफ का कोई निशान दिखाई नहीं देता। लेकिन इस वीडियो को जरा गौर से देखिए और पीछे आ रही आवाजों को सुनिए। जिप लाइनिंग कर रहे पर्यटक को महसूस नहीं होता, लेकिन बायसरन घाटी में गोलियां चलने लगी थी। लोग गोली लगने से गिरने लगे थे। अचानक पहलगाम की बायसरन घाटी में चीख पुकार मच गई थी। देखिए कैसे एक शख्स अपने साथ मौजूद जानवर को लेकर भागने लगता है। जिस वक्त आतंकवादी गोली बरसा रहे थे उस वक्त घाटी में कितने ज्यादा पर्यटक मौजूद थे ये तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद जिन लोगों ने हमले की गवाही दी थी वो भी बिल्कुल ऐसे ही मंजर की बात कर रहे थे। मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? कोई मैगी खा रहा था तो कोई घुड़सवारी कर रहा था। कुछ लोग तो गोली की आवाज सुनकर भी समझ नहीं पाए थे कि हमला हुआ है। ये देखिए वीडियो में जब जिप लाइनिंग शुरू होने वाली थी ठीक उसी वक्त गोली चलने की आवाज आती है। एबीपी न्यूज ने पहलगाम अटैक में जिप लाइनिंग कर रहे शख्स ऋषि भट्ट से बात की। और मैं जब गया, मैं स्टार्ट हुआ तब ऑलरेडी वहाँ पे फायरिंग होना शुरू हो गया था। मैं जिप लाइन में था तब, और मैंने देखा कि नीचे 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है गोली। और मैंने देखा, फिर वहाँ से मैं नीचे पहुँचा तो वहाँ से जिप लाइन खोल के मैं कूद गया और मेरी बीवी बच्चों को लेके वहाँ से तुरंत भागना शुरू किया मैंने। पहलगाम की जमीन पर हुए आतंकवादी हमले की इस तस्वीर से बड़ी गवाही नहीं हो सकती। जब मैं ग्राउंड से भाग के मेन गेट तक पहुंचा वहाँ तक मेरे को नेटवर्क नहीं मिल रहा था। मेन गेट पे नेटवर्क मिला था तब मैंने मेरे बड़े भाई अहमदाबाद में कॉल किया था कि भाई ऐसे आतंकी हमला हुआ है और हम लोग यहाँ पे फंस गए हुए। दूसरा कॉल मैंने जब मेरे भाई को किया, उसके वो 2 फ़ोन के बीच में 18 मिनट्स का गैप था। 18 मिनट्स के बाद तुरंत मैंने फिर से मेरे भाई को कॉल किया कि भाई यहाँ पे हमने आर्मी को कवर कर लिया और आर्मी हमको नीचे उतार रही है। पहलगाम के आतंकवादियों ने जो खून बहाया है उसके हर कतरे का हिसाब हिंदुस्तान जरूर लेगा। और पाकिस्तान में भारत के वार की आहट से ही भगदड़ मची हुई है। कैसे मची हुई है अब वो कहानी देखिए। Is now the free capital of a free country. The instrument of surrender was signed in Dhaka at 16:31 hours Indian Standard Time. करीब 54 साल पहले जब साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और इसी युद्ध के बाद पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना था। आप कहेंगे कि 54 साल पहले हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध की चर्चा क्यों कर रहे हैं हम? तो वो इसलिए क्योंकि खुद पाकिस्तान कह रहा है कि उसके आर्मी प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क को 1971 के हालात में पहुंचा दिया है। खबर है कि पाकिस्तानी फौज के कुछ अधिकारियों ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि असीम मुनीर ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए पाकिस्तानी सेना का बेजा इस्तेमाल किया है। चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि असीम मुनीर के चलते आज पाकिस्तान के हालात 1971 जैसे बन गए हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि मुनीर जनरल कम बल्कि एक मौलाना की तरह बर्ताव करता है। We are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. कहने को तो आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना की कमान अपने हाथ में संभालता है,
लेकिन वो सिर्फ नफरती भाषण और धर्म की आड़ लेकर हिंदू और मुसलमान के बीच गहरी लकीर खींचने की कोशिश करता है। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। मकसद भड़काना। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना ने आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चिट्ठी में लिखा है, ये पाकिस्तानी सेना की आवाज है, कर्नल, मेजर, कैप्टन और जवान, जिन्होंने आपको हमारी संस्था, हमारे देश और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए देखा है। आपका समय खत्म हो गया है। जल्द से जल्द इस्तीफा दे, वरना हम आपसे वो छीन लेंगे जो आपने हासिल किया है, भले ही जबरदस्ती क्यों न करनी पड़े। इस तरह का बयान जो इसने दिया है ना कि ये हैं वो हैं वो है, इसका मतलब है कि इसकी मानसिक हालत बड़ी खराब है। ही इज अंडर स्ट्रेस करता है। यू आर द फर्स्ट आर्मी चीफ किसी भी देश का जो इस तरह की बातें करता है। अरे कितने सारे अफ्रीका में मुस्लिम कंट्रीज हैं, 57 इस्लामिक देश हैं सर। नाम सुना आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का? उनमें से और कोई नहीं कहता कि हम सारी दुनिया से अलग हैं, ये आप ही कहते हैं। तो क्या जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान की फौज खड़ी हो चुकी है? क्या पाकिस्तान में विद्रोह होने वाला है? इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब यदि आर्मी में, किसी के देश के आर्मी में जूनियर ऑफिसर्स रिवोल्ट कर जाएं और अल्टीमेटम दें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, या तो रिजाइन करो या फेस द कंसिक्वेंस, ये तो रिवोल्ट है, ये तो विद्रोह है। आर्मी एक्ट अलाउ नहीं करता ये चीज़। इसका मतलब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि जो जूनियर ऑफिसर्स है, 250 ऑफिसर और 1200 नायब सुधार वगैरह और जवान, वो कन्विंस हैं कि वो यदि लड़ाई छिड़ी तो उनकी मौत निश्चित है। पाकिस्तान में मुनीर के गले की फांस वो भाषण बना है जो पहलगाम अटैक से सिर्फ 6 दिन पहले मुनीर ने दिया था। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle. आसिम मुनीर के इस भाषण का विरोध पाकिस्तान में ही होने लगा है। पाकिस्तानी सेना के एक टॉप जनरल ने मुनीर के जहरीले भाषण पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इसी वजह से भारत से जंग की नौबत आई है। आसिम मुनीर की तरह ही ये जनरल रावलपिंडी के पाकिस्तानी हेडक्वार्टर में तैनात है। नाम है साहिर शमशाद मिर्जा। मिर्जा पाकिस्तान की ज्वाइंट स्टाफ कमेटी के चेयरमैन है, यानी पाकिस्तान की थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच समन्वय की जिम्मेदारी है। जानकारी के मुताबिक शमशाद मिर्जा ने आरोप लगाया है कि असीम मुनीर के उन्मादी भाषण के चलते ही आतंकियों ने पहलगाम नरसंहार को अंजाम दिया है। बताइए, पति को मार दिया? नहीं, बोले कि गोली मत मारो किसी को। रुकते हैं, नीचे झुकते, कुछ नहीं करते तो उनको भी पेट में गोली मारी। शमशाद मिर्जा की आपत्ति मुनीर के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है, उसे इस बात से समझिए कि साल 2022 में जब शहबाज शरीफ सरकार ने आसिम मुनीर को पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनाया था, तब शमशाद मिर्जा का नाम आर्मी चीफ बनने में सबसे आगे था। शमशाद मिर्जा पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण रावलपिंडी कोर के कमांडर थे और सबसे सीनियर सैन्य कमांडर थे। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी आर्मी प्रमुख के लिए मुनीर को चुना, जिसके लिए उन्हें अब पछताना पड़ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ को जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। शरीफ सिर्फ हिंदुस्तान से डरे हुए नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपने जनरल आसिम मुनीर से भी डर लग रहा है कि वो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत न बन जाए।
और इसके संकेत किसी और ने नहीं बल्कि शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ ने ही दिए हैं। रविवार को शहबाज शरीफ ने भारत के साथ चल रही तनातनी को लेकर नवाज शरीफ से उनके आवास पर मुलाकात की तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शहबाज को कूटनीति के जरिए भारत से विवाद सुलझाने की सलाह दी। नवाज शरीफ बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना के चलते पाकिस्तान को 1-2 बार नहीं बल्कि 4-4 बार भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। और वो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो कुछ वैसी ही कहानी नवाज शरीफ की भी है। का करगिल युद्ध न भारत भूल सकता है और पाकिस्तान की तो पुश्तें भी कभी भूल नहीं पाएंगी। जनरल परवेज मुशर्रफ करगिल युद्ध की स्क्रिप्ट लिखने वाले थे और उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के प्रमुख थे। 25 साल पहले 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और देश की कमान अपने हाथ में ले ली थी। दरअसल नवाज शरीफ ने ही परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान सेना का प्रमुख बनाया था, लेकिन आर्मी चीफ बनते ही मुशर्रफ अपने रंग दिखाने लगे थे और नवाज शरीफ को बताए बिना ही करगिल पर हमला कर दिया था। करगिल युद्ध में पाकिस्तान को भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी और नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी थी। यही वजह है कि नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई शहबाज को कूटनीति के रास्ते पर चलते हुए भारत से विवाद खत्म करने की सलाह दी है। लेकिन जिस मुल्क का नाम पाकिस्तान है वो कभी बाज नहीं आता है। जो आप बड़े बड़े ये दलीलें देते हैं ना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अभी तक आप कुछ कर नहीं पाए हैं। बच्चों को अपने पाकिस्तान का इतिहास ज़रूर समझाइए, उनको बताइए 48 में क्या हुआ था, किस तरह आपकी पिटाई हुई, बताइए 71 में क्या हुआ था, किस तरह ठोका था आपको, बताइए कारगिल में क्या हुआ था, बताइए सर। भारत से 4 बार करारी हार के बावजूद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बेतुका बयान सुनिए। We will not initiate a war. लेकिन अगर कोई इस किस्म का हालात हमारे ऊपर जो है मुसल्लत किए गए तो हम जो है पाकिस्तान जो है बिल्कुल 100% नहीं 200% जवाब दे सकता है। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, बिल्कुल यही हाल है पाकिस्तान का। सिर पर कर्ज का बोझ है, महंगाई इतनी कि आम लोग दाल और चीनी तक नहीं खरीद पा रहे और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत को जवाब देने का मुगालता पाले हुए हैं। पाकिस्तानी अफवाज जो है, पाकिस्तानी कौम जो है अपनी जमीन को, अपने सॉइल को, अपनी जो है इंडिपेंडेंस को जो है बिल्कुल उसका दफा जो है ना करने की पोजीशन में अल्लाह के फजल से, पर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। रक्षा मंत्री के बाद पाकिस्तान के रेल मंत्री का बयान सुनिए। वो तो और एक कदम आगे निकल गए और गीदड़ भपकी की तमाम सीमाओं को पार कर गए। घोरी, शहीन, गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के नेता हो या फिर वहाँ के नामचीन लोग पहलगाम अटैक पर इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयान दे रहे हैं कि मानो संतुलन ही खो बैठे।